हेलो एवरीवन। इस ड्रामे के लास्ट पार्ट के स्टार्ट में साकिसाका और नोडा एक दूसरे शहर में एक मीटिंग के सिलसिले में गए हुए होते हैं। ये साकी का होम टाउन भी था। वहाँ से वापस जाते समय उसे अपनी फैमिली से कॉल आती है कि उसका फेवरेट पेट डॉग अब मर गया है। तो वो उसी को देखने के लिए 5 साल बाद अब अपने घर जाता है। यहाँ पर देखकर ऐसा लगने लगता है कि जैसे साकी की अपने भाई से कुछ कंफ्यूजन्स चल रही हैं, क्योंकि वो दोनों अच्छे से बात नहीं करते। इसी बात से स्ट्रेस की वजह से शाम को वापस जाते हुए साकी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। नोडा उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाती है। वो अकेली थी, बहुत डर गई थी। उसे लगा था कि वो साकी को खोने वाली है, क्योंकि वो सारी रात बेहोश भी रहा था। वो काफ़ी रोती भी है, लेकिन साकी नोडा को खुद से दूर करके कहता है कि तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो मर जाओगी, क्योंकि पहले भी किसी की मेरी वजह से जान चली गई थी जिससे मैं प्यार करता था। फिर यही बात नोडा वापस जाकर उसके फ्रेंड से पूछती है, तो वो उसे बताता है कि एक्चुअली साकी अपनी बचपन की फ्रेंड से प्यार किया करता था, लेकिन कभी भी उससे कन्फेस नहीं कर पाया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि फिर उसी लड़की चिहारो की शादी उसके बड़े भाई से हो गई थी, लेकिन साकी ने कभी भी किसी को अपने प्यार के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक और नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इन चिहारो को उसका बॉस हिरास करता रहता था और इसी बात से वो बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। एक बार वो साकी से यही बात शेयर करती है, लेकिन उसके बाद साकी जब उसे घर वापस ले जा रहा होता है तो साकी की केयरलेसनेस की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें चिहारो की डेथ हो गई थी। और उसके भाई को बाद में ऐसा लगने लगा था कि जैसे साकी का चिहारो से अफेयर चल रहा हो, और वो उससे भी नाराज हो गया था। अब साकी इस सब के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता था कि चिहारो की डेथ भी मेरी वजह से हुई है और मेरा भाई उससे और मुझसे नफरत करता है। फिर अगले दिन साकी नोडा को कहता है कि मैं तो बस किसी तरह से सिर्फ जीने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे दिल पर बहुत बोझ है, गिल्ट का बोझ। नोडा को ये देखकर काफ़ी दुख होता है कि ये बेचारा कितने सालों से सफ़र कर रहा है। और फिर अगले दिन उनकी एक डिज़ाइनर किसी वजह से अपनी जॉब क्विट करने का फैसला करती है। वो नोडा से कहती है कि तुम बहुत लकी हो, जब तुमने क्विट करने की कोशिश की थी तो साकी ने तुम्हें रोक लिया था, लेकिन मेरे जाने से तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा ही होता है। जब वो लड़की रिज़ाइन करने की बात करती है तो साकी को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। नोडा फिर अंदर उसके ऑफिस में जाती है और उसे अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस करने का कहती है। उसे कहती है कि क्यों तुम दिल में बातें छुपा कर रखते हो, और फिर उसे ड्रैग करके बाहर लेकर आती है और सारों के सामने कहती है हमारा बॉस एक डफर और स्टूपिड इंसान है, इसे पता ही नहीं कि किस टाइम पर क्या बोलना चाहिए। तो तब फिर साकी डरते डरते उस लड़की को ऑनेस्टली कहता है कि उसने कभी भी उसे एक एम्प्लॉय नहीं समझा, बल्कि वो उसे फैमिली मेम्बर ही समझता है। अब नोडा ने एटलीस्ट उसे ऑनेस्ट तो कर ही लिया था। फिर ऑफिस से वापस जाते हुए नोरा उसे डफर कहने पर सॉरी करने के लिए आती है, तो वो कहता है कि बहुत लेट हो गई है, अब तुम घर चली जाओ, वरना ये प्ले बॉय तुम्हारा कोई फायदा ना उठा ले। तो नोरा आगे बढ़कर उसे किस करती है और कहती है कि डरता कौन है तुमसे। और अब उसकी इसी किस को याद करके साकी तो घर भी नहीं गया था, सारी रात ऑफिस में ही पड़ा रह गया था। उसका फ्रेंड ये सब देखकर समझ जाता है कि यकीनन उसे नोडा से लव हो गया है। नोडा उनकी बातें सुन लेती है जब वो कहता है कि मुझे अब किसी का भी साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले ही अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। इतने में वहाँ साकी की एक सिस्टर भी आ जाती है। वो टोक्यो में फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहती थी, लेकिन उसकी फैमिली उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी। यहाँ नोडा उसका साथ देती है और साकी को भी मनाती है, इवन उसके लिए कोई अच्छा स्कूल तलाश करने में भी उसकी बहुत हेल्प करती है। नोडा को एक्चुअली ऐसा लगता था कि वो टाइम के साथ साथ साकी को बदल देगी, वो उसे समझाएगी कि अपने पास्ट और अपने रिग्रेट को ओवरकम करके अपनी लाइफ नए सिरे से जीना सीखे। फिर वो साकी को कहती भी है कि तुम मुझे अपनाओ या ना अपनाओ, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, पर मुझे प्लीज़ इडियट कहना मत रोकना, इससे मुझे तुम्हारा इडियट बुलाना अब बहुत अच्छा लगने लगा है, लगता है कि मैं तुम्हारी बहुत ही क्लोज हूँ। और फिर नोडा को बहुत फीवर हो जाता है, तो साकी उस रात उसका बहुत ख्याल रखता है। फिर अगले दिन नोडा साकी को इनकरेज करती है कि वो अपने भाई से जाकर बात करे और सालों पुरानी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करे और उसे सारा कुछ एक्सप्लेन कर दे।
साकी भी मान जाता है। वो अपने पास्ट से निकलकर प्रेजेंट में जीना चाहता था। फिर वो उसे अपना लव भी कन्फेस करता है और यहाँ पर एक किसिंग सीन भी आता है। फिर साकी अपने भाई से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसका भाई अब सारा कुछ भुलाकर फिर से शादी करने की तैयारियों में था। वो साकी से ठीक से तो बात करता है, लेकिन उसे अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं देता और उसे अपनी एक्स वाइफ का तो नाम भी नहीं सुनना था। ये बात साकी को बहुत अपसेट कर जाती है। वो इतने सालों बाद हिम्मत जुटा कर गया था, लेकिन फिर भी ना तो वो खुद को क्लियर कर पाया था और ना ही अपने फर्स्ट लव को, जो इनोसेंट था, और फिर वो मारी भी गई थी। इस बात पर साकी इतना अपसेट हो जाता है कि खुद को माफ़ ही नहीं कर पाता और उसका दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि वो वापस आकर नोडा को कहता है कि अब चिहारो को कोई याद करने वाला भी नहीं है। सारे उससे नफरत करते हैं, तो मुझे लाइफ में प्यार मिले इसका मुझे भी कोई अधिकार नहीं। इसलिए अब से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग होंगे। इस बात से नोडा काफ़ी दुखी हो जाती है और अकेले में रोती रहती है। फिर अगले दिन नोडा को अपनी लाइफ से निकालने के लिए साकी उसे बहुत सी नई जॉब्स रिकमेंड करके देता है और उसका हेयर बैंड भी उसे वापस कर देता है। नोडा अब उस पर आगे से गुस्सा करती है कि अगर तुमने मेरे साथ यही करना था तो तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते थे, मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे अपने दिल में जगह दी और जब दिल चाहा अपनी लाइफ से निकाल दिया। वो साकी पर बहुत गुस्सा निकालती है। नेक्स्ट डे साकी को पता चलता है कि उसकी सिस्टर के साथ एक एक्सीडेंट हो गया है। उस टाइम बाहर बारिश हो रही थी, तो साकी को वही 5 साल पहले वाला हादसा याद आ जाता है। उस दिन भी बारिश ही हो रही थी, लेकिन नोडा उसे तसल्ली देती है, उसे डिप्रेशन से निकालती है कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा और फिर वो उसे साथ लेकर उसकी सिस्टर को मिलने के लिए जाती है। उसकी सिस्टर उस वक्त सेफ होती है, उसको एक थोड़ा फ्रैक्चर ही आया था। उन सारों को ऐसा लगा था कि जैसे नोडा साकी की गर्लफ्रेंड है, तो वो उन दोनों का मैट्रेस एक ही कमरे में लगा देते हैं। साकी थोड़ा रिलक्टेंट होता है, उसे ऑकवर्ड लगता है, लेकिन नोडा उसे रोक लेती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। और फिर लेटे हुए साकी उसे तंग करने के लिए कहता है कि यकीनन तुम्हारे माइंड में बहुत सी डर्टी थॉट्स आ रहे होंगे क्योंकि तुम्हारे साथ इतना हैंडसम लड़का जो पड़ा है। इस बात पर नोडा काफ़ी गुस्सा करती है। फिर अगले दिन सारी फैमिली को दिखाते हैं कि आज सारे लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी सिस्टर अब बिल्कुल ठीक ठाक हो गई थी। भाई भी अब साकी को माफ़ कर देता है क्योंकि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो गई थी। और फिर इस सब के बाद साकी को यहाँ पर चिहारो की आत्मा नज़र आती है, जो कि अब काफ़ी खुश नज़र आ रही थी कि जैसे अब वो सुकून में हो और उससे कोई नफरत ना करता हो। और फिर वो नोडा को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है और उसे थैंक्स करता है और वो कहता है कि उसने हमेशा से उसे बर्दाश्त किया है, उसकी हर नॉनसेंस को भी उसका साथ नहीं छोड़ा और इसी वजह से आज उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो गई है। और फिर उसके बाद वो उसे डेटिंग के लिए प्रपोज करता है और ऑफ कोर्स नोडा भी मान जाती है। फिर लास्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि साकी और नोडा बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। साकी आज भी अक्सर उसे इडियट कहता है और एक दिन तो आई एम एन इडियट का पोस्टर उसकी बैग पर लगा देता है, जिसके साथ वो सारी मार्केट में आज घूमती रही थी। और फिर एंड पर उनकी एक वेडिंग फोटो दिखाते हैं और उसके साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।